हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास के अंदर ये चल रही है विश्व की भूगोल, और पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, टॉपिक तो यही चल रहा था, भूकंप, ज्वालामुखी का प्रकार, वितरण और प्रभाव है। लेकिन पिछली क्लास में हमने ओनली भूकंप कंप्लीट करा दिया था, ज्वालामुखी बच गई थी हमारी, है क्योंकि टाइम हो गया क्लास का। तो आज की क्लास में हम कराएंगे ज्वालामुखी। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी और भूकंप का प्रकार, वितरण और प्रभाव जो हो सारा, ये जो टॉपिक है इस नाम से प्री कम मेंस का विश्व का भूगोल जो RS का, उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक है। तो ज्वालामुखी से आप क्या समझते हो, क्या होता है ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी क्या होता है? मतलब कि जमीन के अंदर से, किसी छेद के अंदर से लावा और क्या कहते हैं वो लिक्विड, मतलब लिक्विड बिल्कुल कैसा चिपचिपा सा लिक्विड जो निकलता है और वो बहुत गर्म होता है, आग के जैसे सब निकलता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अभी होते हैं कैसे, ये कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है ज्वालामुखी। तो इसी चीज के, इसी का बारे में पूरा मैं इसके अंदर बताऊंगी अभी आपको कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस से उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। लावा का यह उद्गार केंद्रीय विस्फोटक के रूप में या दरारी उद्भेदन के रूप में हो सकता है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने से ज्वालामुखी में विस्फोटक का उद्गार देखे जाते हैं। क्या? सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण ये विस्फोटक का आकार लेते हैं। मतलब जब ये नीचे जमीन से जो दरार होती है, और दरार मतलब प्लेटों के बीच में, दो प्लेट होती है, उनके बीच में जो दरार होती है और उसके नीचे जो मैग्मा होता है, गर्मी बुरी तरह हो जाती है, जब पृथ्वी नहीं उसको बर्दाश्त कर पाती तो वो फिर जोर मारती है बाहर निकलने के लिए। तो जो दरारें होती है प्लेटों की, उनके अंदर से वो निकल के बाहर आती है, छेद के जैसा होती है वो, उससे बाहर आती है वो निकल के हैं। तो जब वो बाहर निकल के आती है तो बिल्कुल गर्म गर्म होती है। वो गर्म किस वजह से होती है? वो सिलिका की मात्रा अधिक होने की वजह से वो गर्म होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आग सी निकल के आ रही है। तो ज्वालामुखी वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव मोड पे होता है, एक शांत मोड पे होता है। जो शांत मोड पे होते हैं जो वहां पे ज्वालामुखी नहीं आते। एक्टिव मोड पे मतलब हर 2 4 5 साल में या 1 साल में ज्वालामुखी आते रहते हैं। वो चलो आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: गैस तथा जलवाष्प। गैस निकलती है ज्वालामुखी से, और जलवाष्प यानी गर्म पानी की जैसा निकलता है उसके अंदर से जो निकलता है। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसीय और जलवाष्प का बाहर आते हैं, जिसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, 60 से लेकर 90% तक क्या होती है? जलवाष्प होता है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख है। कौन सी है गैसों में? CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रमुख है। फिर है विखंडित पदार्थ। इसमें धूल एवं राख से बने चट्टाने टुकड़े, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े था अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़ों आदि भी मिलते हैं। लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निशस्त्र होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान। सिलिका के आधार पर लावा को 2 प्रकारों में बांटा गया है। क्या है? सिलिका के आधार पर लावा को 2 प्रकार में बांटा गया है। और आग्नेय चट्टान ही हमने चट्टानों में, भारत के भूगोल में चट्टानों में पढ़ा है इसको। एसिड लावा यह अत्यंत गाढ़ा व चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? सिलिका की मात्रा अधिक, और यह आधा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदा शंकु का निर्माण करता है, जिसे स्ट्रोम्बेली इटली व पाई डी डोम फ्रांस आदि, यानी पाई डी डोम जो ज्वालामुखी नाम का होता है वो फ्रांस में होता है, और क्या कहते हैं स्ट्रोम्बेली जो है वो इटली में होता है। बेसिक लावा इसका हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं सिलिका युक्त वाला लावा होता है, अतः इससे चपटा या शील्ड शंकु का निर्माण होता है, जैसे क्या बोलते हैं मोना लावा शंकु आदि। वर्तमान समय में मैग्मा लावा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर किया जाता है। फेल्सिक, इसमें सिलिका प्रधान खनिज, क्वार्ट्ज तथा फेल्पार की अधिकता होती है जो रंगों में हल्के होते हैं। मैफिकी समूह के खनिज में मैग्नीशियम व लोह तत्व की प्रधानता तथा सिलिका की अपेक्षाकृत कमी होती है। ये गहरे रंग के होते हैं, जैसे पैराक्सिनस और एम्फीबोल्ट तथा ओलिविन आदि हैं। अल्ट्रामेफिक क्या है? फेलिसिक व मैफिक के मध्यस्थ गुणों वाले खनिजों को अल्ट्रामेफिक कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। फेलिसिक, अल्ट्रामेफिक एवं मैफिक के अंतर्गत क्रमशः ग्रेनाइड, डायोराइड्स है। गेब्रो अंतर, दोबारा सुनो देखो, फेल्सिक, अल्ट्रा मैफिक एवं मैफिक के अंतर्गत क्रमशः ग्रेनाइड, डायोराइड एवं गेब्रो अंतर्जात लावा के तथा
सॉरी डायोराइट एंडेसाइट्स एवं बोसाल्ट क्रमशः बहिर्जात लावा के उदाहरण है। ये है देखो ज्वालामुखी, बेथोलिक यहाँ से निकलता है ऐसे, लावा प्रभाव से बना पठार, ये आश्रित शंकु ये है, फिर डाई की यहाँ पे, ये देखिए यहाँ चला गया, मतलब ये यहाँ से छिद था, इसे मतलब दरारें थी, उस दरारों से इधर आया और फिर इधर दरार मिल, इधर दरार मिल जाती है ना, इधर उधर ये लेपोलिथ सील उधर चले जाते हैं, ये जिधर से जगह मिलती है उधर से। ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक रूपों में बेथोलिक किसी भी प्रकार की चट्टानों में मैग्मा का गुंबद नुमा जमाव है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके रवे बड़े होते हैं तथा यह ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जाता है। अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार से ठंडा होने की क्रिया में इस प्रकार के स्थल के रूप में देखा जाता है। इसमें लेकोलिथ उत्तल ढाल वाला एवं लेपोलिथ अवतल बेसिन में लावा जमाव है। फेकोलिथ मोड़दार पर्वतों के अभिनतों व अपनतियों में से अभ्यंतरिक लावा जमाव है। कौन सा है? अपनतिकी में अभ्यंतरिकी लावा जमाव है। इसी प्रकार सील व डाई क्रमशः लावा के क्षैतिज और लंबवत जमाव है। सील की पतली परत को शीट एवं डाई के छोटे स्वरूप को स्ट्रोक कहा जाता है। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों को बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं को निर्मित होता है। क्रेटर व कोल्डेरा जैसे धसे हुए स्थलाकृति ज्वालामुखी शंकुओं को ऊपर बनते हैं। दोबारा सुनो, ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन सी? ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। मतलब उनकी जो बाहर आता है लावा, उसके अनेक अलग अलग ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण करती हैं। क्रेटर व कोल्डेरा जैसे धसे हुए स्थल रूप ज्वालामुखी धंसों के ऊपर बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ कौन कौन से पदार्थ हैं ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होते हैं? जो ज्वालामुखी बम जो है और लेपिली, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी उद्गार से निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम कहते हैं। इसका व्यास कुछ सेमी से लेकर कुछ की फीट तक होता है। लेपिली ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दानों व अखरोट के बराबर होते हैं, उन्हें लेपिली कहा जाता है। प्यूमिस, इन चट्टानों टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए ये जल में तैर सकते हैं। धूल या राख, अति महीन चट्टानी कणों को धूल या राख कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के अंतर्गत चट्टानों के अति महीन कण ज्वालामुखी शंकु के सर्वाधिक निकट गिरते हैं। कभी कभी ये ऊपरी भागों में भी एकत्रित हो जाते हैं। लावा, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा चिपचिपा व पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है वो लावा कहलाता है। सिलिका के मात्रा के आधार पर लावा दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। किसका? सिलिका की मात्रा के आधार पर। किसी में सिलिका की मात्रा कम होती है और किसी में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। पाइरोक्लास्ट ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरोक्लास्ट, जो सबसे पहले निकलते हैं। इसलिए प्राय ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पाइरोक्लास्ट ही पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? पाइरोक्लास्ट, जो ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं उसमें सबसे नीचे पाए जाते हैं। उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी वर्गीकरण, यानी वो जैसे निकलते हैं ना उसके आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण है। या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनियस बेस्ड ऑन इरप्शन। इरप्शन का मतलब क्या है? वो जैसे फूटते हैं ना ज्वालामुखी निकलते हैं, उसके आधार पर है इरप्शन। ज्वालामुखी लावा के उद्गार की घटती क्रिया के आधार पर, क्या घटती तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी शंकुओं को पिलियन और वैल्केनियन, स्ट्रोम्बेलियन, हार्विडियन और तथा विसुवतियन प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकारों में बांटा गया है। अब पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है बाकायदा। देखो ये मैंने मैपिंग मिल गई, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये यहाँ से, ये मानो ये मैग्मा है, यहाँ से निकला और ये फिर ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर उठता है ये। हाँ, पीले तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक व विनाशकारी होते हैं। सिलिका की अधिक मात्रा के कारण मैग्मा अत्यधिक अम्लीय व चिपचिपा होता है। इसमें प्रत्येक अगला उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु से प्राय तोड़ते हुए आता है। उदाहरण के लिए ये मार्टिनिक द्वीप में माउंट पिली, सुमात्रा व जावा के निकट काकाटोआ और फिलीपींस के माउंट ताल इत्यादि इसके उदाहरण है। ये जो है इसके उदाहरण कौन कौन से? उदाहरण के लिए मार्टिन द्वीप में माउंट पिली, सुमात्रा और जावा के निकट क्या कहते हैं काकाटोआ, तो फिलीपींस
फिलीपींस के माउंट ताल, फिलीपींस में माउंट ताल वो इस तरीके के होते हैं। देखो मैपिंग कुछ ज्यादा सुंदर और अच्छे से नजर आ रहा है। उसके बाद में है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी में अम्लीय से लेकर क्षारीय तक प्रत्येक प्रकार के मैग्मा का उद्धार होता है। गैसों के अत्यधिक विकास निष्कासन के कारण फूल गोभी के आकार के ज्वालामुखी मेघदूत दूर तक छा जाते हैं। विषुवतीय प्रकार के ज्वालामुखी उद्धार को भी इसी वर्ग में रखा गया। कौन सा? विषुवतीय। ये देखो ये इस तरीके से निकलता है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। फिर है स्ट्रॉम्बेली तुल्य ज्वालामुखी में अम्ल की मात्रा कुछ कम रहती है ये तथा यदि गैसों के प्रवाह मार्ग में रुकावट न हो तो सामान्य इसमें विस्फोटक उद्गार नहीं होता। अगर गैसों में रुकावट ना हो तो ये देखो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना खेजड़ी के जैसे खड़ा है ये। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार अत्यंत शांत होता है क्योंकि इससे निकलने वाला लावा तरल व क्षारीय होता है जिस पर यह दूर तक फैलकर जमा हो जाता है। ज्वालामुखी शंकु कम ऊंचाई का तथा दूर तक फैला हुआ रहता है। ये हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी देखो किसी शांत तरीके से निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। विषुवतीय तुल्य उद्दीरण यानी इरप्शन, इनका उदाहरण भयानक विस्फोट के साथ होता है। इसमें लावा के साथ गैसों का सम्मिश्रण अधिक होता है। इसकी आकृति गोभी के फूल के समान हो जाती है। विषुवतीय उद्गार का प्रमुख उदाहरण माउंट सोमा का ज्वालामुखी है। कौन सा है? माउंट सोमा का ज्वालामुखी है। इसमें अति विस्फोटक उद्दीन का पिलियन तुल्य उद्दीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पिलियन तुल्य उद्दीन भी कहते हैं। ये इस तरीके से निकलता है। ये देखो विषुवतीय तुल्य ज्वालामुखी इस तरीके से निकलता है। देखो यहाँ से ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकुओं की आकृतियां में पर्याप्त भिन्नता देखी गई है। क्या देखी गई है? पर्याप्त भिन्नता देखी गई है। सिंडर व राख शंकु, इस प्रकार के शंकु सिंडर व राख शंकु ये एक प्रकार है। इस प्रकार के शंकु प्राय कम ऊंचाई के होते थे। इनके निर्माण में मुख्य ज्वालामुखी राख व विखंडन पदार्थों का योगदान रहता है। क्या रहता है? राख व विखंडन पदार्थों का योगदान। तरल पदार्थों का योगदान प्राय नहीं होता। इस तरह शंकु का ढाल अवतल होता है तथा क्रेटर अधिक चौड़ा होता है। जो उदाहरण के लिए मेक्सिको में पेराकुटीन पर्वत, जोरलो पर्वत, सान साल्वाडोर में इजाल्को पर्वत, फिलीपींस में लुजान द्वीप समूह और कैमेवियन पर्वत, ग्वाटेमाला में वेल्केनो डी फ्लोडो पर्वत। उदाहरण के लिए मेक्सिको में पैराकुटीन पर्वत एवं जोरलो पर्वत, सान साल्वाडोर में इजाल्को पर्वत, फिलीपींस के लुजान द्वीप में कैमेनियन पर्वत। ओके। सांका लावा शंकु, इस प्रकार के शंकु के निर्माण में अम्लीय से लेकर क्षारीय तक किसी भी प्रकार के तरल मैग्मा के उद्गार की भूमिका होती है। लावा शंकु को पुनः अम्लीय व क्षारीय प्रकार में बांटा जा सकता है। ये देखिए लावा क्रेटर, इसको बोलते हैं क्रेटर। लावा परत और प्रविष्टक डाइक, इसको बोलते हैं डाइक। मैंने पीछे बताए थे आपको। मुख्य शंकु, ये है मुख्य शंकु। प्रपोषिक शंकु, मंद ढाल, अम्लीय लावा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्लग, ऐसे बनता है ज्वालामुखी प्लग। देखो अम्लीय लावा शंकु, इस प्रकार के शंकु का निर्माण उस समय होता है जब ज्वालामुखी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा व लसदार हो जाता है। चिपचिपा व ज्यादा लसदार हो जाता है। इस तथ्य विस्फोटक उद्गार के साथ भूपटल के बाहर प्रकट होता है। ऐसा ज्वालामुखी शंकु अधिक ऊंचाई व कम क्षेत्रीय विस्तार वाला होता है। पिलियन तुल्य वोल्केनियन तुल्य व स्ट्रैम्बोली तुल्य ज्वालामुखी को रखा जाता है इसके अंदर। फिर है क्षारीय व पेटिकी लावा शंकु है। फिर है जब ज्वालामुखी लावा क्षारीय हो अर्थात तो उसमें सिलिका की मात्रा कम हो तो वह हल्का व पतला होता है। क्या होता है? हल्का व पतला था, दूर तक फैलकर ठंडा हो जाता है। जिसमें कम ऊंचाई व अधिक क्षेत्रीय विस्तार वाले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। हवार्डियन प्रकार के ज्वालामुखी को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे हवाई द्वीप का मेनालाओस ज्वालामुखी क्षारीय लावा शंकु को शील्ड शंकु भी कहा जाता है। मिश्रित ज्वालामुखी शंकु, जब ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार से अम्लीय से लेकर क्षारीय हर प्रकार के लावा का उद्गार हो तथा साथ ही सिंडर व राख भी ज्वालामुखी उद्गार में शामिल हो तो अत्यधिक विस्तृत सूडो ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। इसमें तरल लावा सिंडर या विखंडित पदार्थों के संयोजन का कार्य करता है। जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस व मेयान संकुत राज्य अमेरिका का रेडियन हुडर व शास्ता आदि भी मिश्रित प्रकार के ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। प्रपोषित या आश्रित शंकु, जब ज्वालामुखी का विस्तार अधिक हो जाता है तो उनकी मुख्य नलिकाओं में कभी कभी विस्फोट के कारण उपनलिकाएं या शाखाएं निकल आती हैं। इससे ज्वालामुखी शंकु के ढाल पर अन्य ज्वालामुखी शंकु निर्मित हो जाते हैं। इसे ही प्रपोषी शंकु कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट शास्ता का ही एक परिपोषी शंकु है।
लावा डॉट, ज्वालामुखी गिरवा व डायटम। इस प्रकार के स्थल रूप उस समय निर्मित होते हैं जब ज्वालामुखी उद्वार से निकलने वाला लावा अत्यधिक अम्लीय व सिलिकायुक्त हो। तो इस तरह की स्थिति में लावा की एक कठोर पट्टी ज्वालामुखी नलिका विवर में जमा हो जाती है। यदि ज्वालामुखी शंकु का विवर ज्वालामुखी लावा से भर जाए तो इसे ज्वालामुखी प्लग या लावा डाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावामुखी प्लग या जावा डाट। नलिका में जमा हुई लावा पट्टी ज्वालामुखी गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्वालामुखी गिरवा कहलाती है। इन दोनों स्थलों को समेकित रूप में डायड्रेम कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको में शिप रॉक डायड्रेम का उदाहरण है, जबकि इसी प्रांत में ब्लैक हिल्स व डेविल टावर ज्वालामुखी गिरवा के उदाहरण है। ये सभी स्थल रूप ज्वालामुखी के शांत होने के अलग अलग क्रम में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से शंकु के ऊपर निर्मित कीपाकार गर्त धंसे हुए भाग के उदाहरण है। ये कई प्रकार के होते हैं। क्रेटर क्या होता है? ये ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्य मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। क्या है? कीपाकार गर्तनुमा आकृति है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। उसके बाद में है उस समय होता है, इसका उद्गार उस समय होता है जब अगला उद्गार पिछले उद्गार की तुलना में कम तीव्रता का होता है। मतलब अगला उद्गार जो है पिछले उद्गार की कम तीव्रता का। इस तरह क्रेटर को घोंसलावार क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंसलावार क्रेटर। फिलीपींस के माउंट ताल में इसी प्रकार के 3 छोटे क्रेटर हैं। इसमें यदि जल का भराव हो जाए तो क्रेटर झील बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रेटर झील। जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील कभी कभी एक मुख्य क्रेटर के कई छोटे छोटे क्रेटरों का निर्माण हो जाता है। कोल्डेरा, यह क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। यह क्रेटर में धसाव अथवा विस्फोटक उद्गार से निर्मित स्थलारूप माना जाता है। इनमें से प्रथम मत का प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने किया है। किसने किया है? भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने, जिसके अनुसार क्रेटर के धसाव से उसका आकार बड़ा हो जाता है तथा कोल्डेरा निर्मित होते हैं। इस संदर्भ में वे जापान के आसो क्रेटर, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर, लेक एवं हवाई द्वीप के कोल्डेरा का उदाहरण देते हैं। फिर है, जबकि दिल्ली में धसाव से निर्मित बड़े क्रेटर को ज्वालामुखी गर्त का नाम दिया। उनके अनुसार जब क्रेटर में पुनः भयंकर विस्फोट होता है तो शंकु के विखंडित पदार्थ दूर दूर तक फैल जाते हैं तथा क्रेटर का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे कोल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्डेरा कहा जाता है। इसलिए सामान्य रूप से जहाँ ऐसी आकृति मिलती है वहां से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक उसके विखंडित पदार्थ मिलते हैं। क्रांकाटोआ, विषुवतीय व अलावा कटमई पर्वत क्षेत्र भी ऐसा देखा जाता है। द्वितीय मत को अधिक समर्थन प्राप्त है। अत्यधिक विस्फोटक कोल्डेरा के सुपर कोल्डेरा कहा जाता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर पश्चिम में लेक टोआ इसका मुख्य उदाहरण है। क्या है? लेक टोआ जो इसका मुख्य उदाहरण है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा पठार का लावा मैदानी निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया से बेसाल्टिक लावा शांत रूप से प्रभावित होकर धरातल के ऊपर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है। इन परतों को लावा पठार या ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा पठार। दोबारा सुनो, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा पठार व लावा मैदान निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया से बेसाल्टिक लावा शांत रूप में प्रभावित होता है, धरातल के ऊपर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है। इसे इन परतों को लावा पठार या ट्रैप कहा जाता है। अब आता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत का डेक्कन ट्रैप है। कौन सा है? डेक्कन ट्रैप है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबियो स्नेक पठार, ब्राजील का प्राना पठार, दक्षिण अफ्रीका का डेक्कन्सबर्ग पठार था, ग्वाटेमाला का वेल्कानो फ्यूगोमो इसके लिए मुख्य उदाहरण है। उपोष्णत्व का या गीजर, गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। क्या थी? गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं इन गीजरों के अंदर से। फिर है विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी कौन से? ज्वालामुखी अवस्थिति है क्लुचेस्वायाका रूस के अंदर, इरेबस अंटार्कटिका में, चिल्ली में, विल्लारिका चिल्ली में, पोरक मेक्सिको में, नगोरोहो न्यूजीलैंड में, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, कोमरेनु कैमरून में, एटना सिसिली इटली में, माउंट न्यूमारागिरी कांगो, माउंट रुहापेऊ न्यूजीलैंड, असामा जापान, हमला आइसलैंड। इन नामों को याद कर लेना अच्छे से, और याद नहीं करो तो रट लेना, मगर दिमाग में डाल लेना। ब्रेगेल पर्वत अलास्का के अंदर, मोना लाओ हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में निरागोया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इलियामा एलेतुआन श्रेणी के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट बेकर कास्केड श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, विषुवतीय इटली, नेपल्स की खाड़ी, किलाउला हवाईयन संयुक्त राज्य अमेरिका, स्ट्रोम्बेली इटली, लिपारी द्वीप भूमध्य सागर के यहाँ। फिर होता है जल के झरनों से भिन्न है क्योंकि इसका ज्वालामुखी क्रिया से अग्निवारी संबंध होता है। गीजर का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड
फेथफुल गीजर तथा एक्सलेसियर गीजर है। आइसलैंड का ग्रांड गीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसलैंड को ग्रांड गीजर भी कहा जाता है। धुआंरे क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनमें गैस व जल वाष्प निकलते हैं करते। जब ज्वालामुखी आ जाता है तो लास्ट में जो बची हुई चीजें निकलती है ना, बची खुची, उसको बोलते हैं गंधक युक्त धुआंरों को क्या कहते हैं? सोलफात्रा कहा जाता है। क्या कहता है? सोलफात्रा। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान को कोह सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का धुआरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड को प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का धुआरा भी कहा जाता है। सक्रिय के आधार पर ज्वालामुखी की प्रकार, मतलब सक्रिय और निष्क्रिय के आधार पर, यानी एक्टिव और क्या कहते हैं वो इनएक्टिव के आधार पर। सक्रिय ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिनमें लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में आपको नाम से ही पता लग रहा है, सक्रिय यानी एक्टिव मोड पे है जो भी। वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500। इनमें सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बेली, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बेली है, और इटली का माउंट एटना, इक्वाडोर का कोटोपेक्सी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस है। जापान का फ्यूजियामा तथा अंडमान निकोबार बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी प्रमुख हैं। उसके बाद में सुसुप्त यानी इनएक्टिव ज्वालामुखी, वे वैसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। इनमें इटली का विषुवतीय है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ तथा अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जो दिसंबर 2004 को सुनामी के बाद में सक्रियता के लक्षण दिखाई पड़े हैं। ये ज्वालामुखी उल्लेखनीय है। फिर है मृत, यानी जब बिल्कुल भी मतलब अब बिल्कुल डेड हो चुके हैं वो, उनके अंदर कोई ज्वालामुखी आता ही नहीं है। इस तरह के ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्वेलन नहीं हुआ, यानी वो बिल्कुल आया ही नहीं है ज्वालामुखी उसमें, तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं, मतलब आने की भी कोई संभावना है नहीं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बरजाओ, म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का देवबंद तक कोह सुल्ताना और एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांकागुआ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का विश्व वितरण प्लेट विवर्तनी के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या वर्तमान में सबसे मान्य संकल्प है। मतलब प्लेट विवर्तनी के आधार पर हम जो व्याख्या करते हैं ज्वालामुखी की, वो सबसे मान्य, ये मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बता दी थी। इसके अनुसार 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर, 15% रचनात्मक प्लेट के किनारों पर तथा शेष प्लेटें आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वितरण परिप्रशांत महासागरीय मेखला यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। दोबारा सुनो, ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वितरण परिप्रशांत महासागरीय मेखला यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व की ज्वालामुखियों का लगभग 2.3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में द्वीप चापों व समुद्री द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग और फायर। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब ये टॉपिक शुरू हुआ था ज्वालामुखी। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तरी अमेरिका के रोकी पर्वतमाला अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों के होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिलती है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। परिप्रशांत ज्वालामुखी क्षेत्र देखो तो ये रहा, इधर वाला पार्ट है, और ये महाद्वीपीय मेखला ये रही, ये बेसाल्ट, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ यूरेशियन प्लेट और तथा अफ्रीकन व इंडियन प्लेट का परस्पर अभिसरण हुआ है। इसकी एक शाखा अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी एवं दूसरी शाखा स्पेन व इटली में होते हुए कॉकस व हिमालय की ओर आगे हिमालय की ओर आगे बढ़ रही है। दक्षिण की ओर मुड़कर प्रशांत महासागर पेटी से मिल जाती है। दोबारा सुनो, इसकी एक शाखा अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी तथा दूसरी शाखा स्पेन व इटली होते हुए कॉकेसस व हिमालय की ओर आगे बढ़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। ये वो बनाई थी ना, रिंग ऑफ फायर, मैंने आपको बताई थी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, यह मेखला मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ विस्तृत है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रॉम्बेली, विषुवती और एटना भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी इसी पेटी में। ईरान
का देमबंद कोह सुल्तान और आर्मेनिया का अरारात ज्वालामुखी भी शामिल है। यूरोप के अधिकांश ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित मीडियन मास मध्यस्थ भूभाग का मध्यस्थ भूसंधि सहारे एवं अफ्रीका के ज्वालामुखी भूभ्रंश घाटियों के सहारे मिलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कैमरून पर्वत है। कौन है एकमात्र जागृत ज्वालामुखी? कैमरून पर्वत है। मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं। यहाँ पर 2 प्लेटों के अपसरण के कारण भ्रंश का निर्माण होता है तथा क्रस्ट के नीचे अस्थेनोस्फीयर से पेरिडोटाइट्स तथा बेसाल्टिक मैग्मा ऊपर उठते हैं। इनके शीतलन से नवीन क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। कटक के पास नवीनतम लावा का जमाव होता है तथा कटक से बढ़ती दूरी के साथ यह लावा भी प्राचीन होता जाता है। हेक्ला व लाकी आइसलैंड के प्रमुख, कौन से? हेक्ला व लाकी आइसलैंड के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। एंटलीज दक्षिणी अटलांटिक महासागर के एवं एजोर्स व सेंट हेलेना उत्तरी अटलांटिक महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। कौन से हैं? एंटलीज दक्षिणी अटलांटिक महासागर व एजोर्स व सेंट हेलेना उत्तरी अटलांटिक महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। फिर आती है चौथी प्लेट, अंतरा प्लेटी ज्वालामुखी। महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट के आंतरिक भागों में ही ज्वालामुखी क्रियाएं देखी गई हैं। सुनिए, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी क्रियाएं देखी गई, जिन्हें माइक्रोप्लेट गतिविधि व गर्म स्थल की संकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा इसका स्पष्टीकरण अभी तक संभव नहीं हो पाया। हवाई द्वीप से लेकर कमचटका प्रायद्वीप तक के ज्वालामुखी पूर्वी अफ्रीका के भूभ्रंश घाटी के ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बने हैं। कोलंबिया स्नैक पठार, कौन सा? कोलंबिया स्नैक पठार, पराना पठार, दक्कन ट्रेप और ड्रेकन्सबर्ग पठार अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। तो ये था ज्वालामुखी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। भूकंप और ज्वालामुखी का प्रकार, वितरण और प्रभाव क्या क्या है, वो सारा अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे विश्व के, यहाँ विश्व के भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ाएं क्योंकि हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और आज की क्लास यही खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।